हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है गाइस 8 नवंबर 2022। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा है जो आप इस थंबनेल में देख रहे होंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर पूरी तरीके से आपके आने वाले एग्ज़ाम में छपने की संभावना है। पूरा का पूरा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में छप सकते हैं। तो चलिए पूरा सेशन देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 से 6 नवंबर 2022 तक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है। पहला तो ये देखना है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का कौन सा संस्करण है। 15वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है ये? 15वां संस्करण है। और इसमें जो है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कोच्चि में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोच्चि में किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, कोच्चि नाम लेने से क्या आपको कुछ क्वेश्चन याद आया? तो याद आ जाना चाहिए, अभी तक की जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर क्या है? कोच्चि है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड किसने बनाया? स्विट्जरलैंड ने बनाया है। लंबाई 2 किलोमीटर, इसकी 2 किलोमीटर लंबी है ये। इसमें 100 डिब्बे हैं। 100 डिब्बे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एक क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि भारत की दुनिया की सबसे लंबी एक बताया था मैंने, मुझे आपको याद आ रहा होगा। तो वो जो मैंने बताया था सबसे लंबी जो थी वो मालगाड़ी थी। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? लंबी यात्री ट्रेन पूछा है। तो दोनों में डिफरेंस है। और ये जो मालगाड़ी थी ये 3.5 किलोमीटर लंबी थी, और इवन ये जो है 2 किलोमीटर लंबी है। और इसमें 290 डिब्बे थे। 290 डिब्बे थे। और यहाँ जो मैंने बताया 100 डिब्बे हैं। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था मालगाड़ी का सुपर वासुकी। ये भारत की है, इसका नाम रखा गया था सुपर वासुकी। तो ये क्या है? एक मालगाड़ी है, और ये सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। और ये क्लियर हो गया होगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 7 नवंबर को मनाते हैं। कैंसर होता कैसे है? कैंसर जब कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि से, कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। और ये आपको 7 नवंबर को ये कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 में फाल्कन हैवी रॉकेट पहली अंतरिक्ष उड़ान में किसे परीक्षण पेलोड के रूप में भेजा गया था? तो एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को भेजा गया था इसमें। अभी स्पेसएक्स कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया है? फाल्कन हैवी रॉकेट को नासा के USSF-44 मिशन के लिए 1 नवंबर को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से पृथ्वी की भूसमकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया था। अभी स्पेसएक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने क्या किया? फाल्कन हैवी रॉकेट को नासा के USSF-44 मिशन के लिए 1 नवंबर को फ्लोरिडा में नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से पृथ्वी की भूसमकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया।
और ये जो स्पेस एक्स द्वारा विकसित फाल्कन हैवी रॉकेट है, ये प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट है। और इस रॉकेट की, फाल्कन हैवी रॉकेट की जो ऊंचाई है ये 70 मीटर है, और लंबाई अगर देखा जाए, इसकी चौड़ाई देखा जाए तो वो है चौड़ाई जो है इसकी 12.22 मीटर है। और ये जो स्पेस सिस्टम कमांड है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों में सबसे पुराना सैन्य अंतरिक्ष संगठन है। तो ये जो पहली किसे परीक्षा पिलोट के रूप में भेजा गया था इसमें, तो एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को भेजा गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले गाइस, जिसने भी अभी लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो नए व्यूवर्स देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, एक लाइक शेयर प्लीज़ सपोर्ट करिए। और सेकंड थिंग, जिसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है वो जा करके वहाँ जुड़ सकता है। वहाँ PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, और वहाँ कुछ क्वेश्चन भी शेयर किए जाते हैं जो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो मैंने पूछा कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे, तो उनका नाम है किशोर कुमार बासा। क्या नाम है इनका? किशोर कुमार बासा। अगर हम NMA की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2010 एक्ट के तहत इसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया। 2010 एक्ट के तहत इसे एक क्या बनाया गया? वैधानिक निकाय बनाया गया था, वैधानिक बॉडी बनाया गया था। और किशोर कुमार बासा जो नियुक्त हुए हैं, ये कितने साल के लिए नियुक्त हुए हैं? 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। इसका कार्य क्या है इस NMA का कार्य क्या है? इसका राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का, जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी कहते हैं, इसका जो उद्देश्य है, कार्य है, जो भी स्थल है, स्मारक है, उनका संरक्षण करना है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है अरोड़ा साई राम। क्या नाम है उनका? अरोड़ा साई राम। ये कहाँ की रहने वाली? ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, और ये एक सिंगर है। ठीक है। MP की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से इनको कालिदास अवार्ड मिल चुका है। कालिदास अवार्ड इन्हें मिल चुका है MP की तरफ से, और ये पद्मश्री भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो इतना आपको फैक्ट इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए ये बताइए कि ये एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे कि 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रिवीजन के तौर पे मैं बता रही हूँ, 2022 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया और एक व्यक्ति को दिया गया। तो व्यक्ति का जो एक मेमोरियल संस्था है, मेमोरियल जो संस्था है ये रशिया की है, और एक है क्या नाम था उसका, लिबर्टी करके है, सेंटर फॉर लिबर्टी, ये जो है आपकी यूक्रेन की संस्था है। और तीसरा का नाम है एलिसा। क्या नाम है? एलिसा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा 103rd संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो 103वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संबंधित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से ये संबंधित है 103वां संशोधन। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसको लेकर के केस चल रहा था, बताया जा रहा था। तो इसमें जो सुनवाई हुई है, फैसला आया, तो उसमें ये बताया गया कि देश में EWS, मतलब ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग को दिया जाता है, देश में EWS आरक्षण जो होगा वो जारी रहेगा। इसमें 5 जजों की बेंच ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट, तो ये जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में 124 में है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक मामलों के बेंच में जो न्यूनतम बैठक होती है, कितने लोगों की होती है? 5 जजों की होती है। तो इन 5 जजों की बैठक में 3 लोगों ने क्या किया, फैसला सुनाया। 3 लोगों ने पक्ष में फैसला सुनाया। जो फैसला दिया 3 लोगों ने पक्ष में दिया, और 2 लोगों ने फैसला जो दिया विपक्ष में दिया। किस में दिया? विपक्ष में दिया। तो 3 जजों ने
5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना। ये जो 103 संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। तो इसको 3 जजों ने क्या किया? सही माना। केंद्र सरकार ने ये जो संविधान में संशोधन कर जो सामान्य वर्ग के EWS मतलब जो सामान्य वर्ग के इकोनॉमिक वीकर जो है कि सामान्य वर्ग के कमज़ोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का क्या किया? प्रावधान किया था। और आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। और इसमें जो है 5 जजों में जो 3 जजों ने क्या किया? जो पक्ष में फैसला सुनाया है उनका नाम है दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पारदीवाला। क्या क्या मैंने बोला? दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और एक का नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, 1 मिनट, JB पारदीवाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान, जो कि समर्थन में थे, ये फैसला सुनाया। और जो 2 लोगों ने जो विपक्ष में फैसला सुनाया, तो एक तो चीफ ऑफ जस्टिस ही थे, चीफ जस्टिस थे UU ललित, जो 49वें नंबर के थे चीफ ऑफ जस्टिस। तो मेन यही थे, इन्होंने भी विपक्ष में फैसला सुनाया। और एक रविंद्र भट्ट जज थे, इन्होंने भी EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब ये जो 103वां संशोधन है, ये 103वां संशोधन हुआ तो ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 और 16 के क्लॉज 6 जोड़ा गया, नया आर्टिकल जोड़ा गया 103 संशोधन के थ्रू। और इस संशोधन में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको प्रवेश और नौकरी में 10% का क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1992 में जो आया था, 1992 में आरक्षण की सीमा तय की गई थी, किसके उसमें? इंदिरा साहनी के केस में। 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी। कब? 1992 में। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? वो रखी गई है उज्जैन में रखी गई है। कहाँ रखी गई? उज्जैन में। और ये शुरू होगा कब? इसका शुभारंभ होगा उज्जैन का शुभारंभ नहीं, ये जो वैदिक घड़ी का शुभारंभ होगा ये 22 मार्च को होगा। उस दिन क्या होने वाला है? 22 मार्च को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्यौहार होने वाला है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इससे ये आपको, और ये कालगणना का जो केंद्र माना जाता है, धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। और इसमें करीब अब कितने रुपए खर्च होने वाले, इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन ये घड़ी जो है गुड़ी पड़वा के अवसर पर जंतर मंतर वेधशाला में लगाई जाएगी। ये जो वैदिक घड़ी है ये जंतर मंतर वेधशाला में लगाई जाएगी गुड़ी पड़वा के अवसर पर। आपको पता होगा जो एशियन टाइम में, प्राचीन भारत में जो काल गणना होती थी बहुत ही शुद्ध पद्धति से की जाती थी। उज्जैन में समय समय पर कई खगोलीय शास्त्र के विद्वान हुए जो घड़ी, नक्षत्र, तिथियों की एकदम सटीक गणना किया करते थे। तो जो शासकीय जीवाजी वेधशाला में वर्तमान में जो यंत्र लगे हैं उनमें सूर्य की स्थिति, समय, सूर्योदय सूर्यास्त का समय बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त होता है। तो शासकीय जीवाजी वेधशाला, यहीं पर ये वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी जाएगी। और इस वेधशाला को बनवाया किसने था? ये मध्य प्रदेश के अंदर जंतर मंतर में स्थित है। और इसकी आधारशिला 1719 में सवाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 1 मिनट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, चलिए अब सही है। मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया मैंने। उप सहारा अफ्रीका में मलेरिया से मरने वालों में अधिकांश 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। राइट है। WHO ने अक्टूबर 2021 में बच्चों के टीकाकरण के लिए गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित RTS-SASOI
यानी कि मॉस्क्यूरिक्स को मंजूरी दी है, ये भी सही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 4 खुराक देने के बाद RDS-SASO1 गंभीर मलेरिया के मामलों को केवल 30% तक कम करता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम मलेरिया रोग की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया रोग एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ज़्यादातर ये बीमारी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है और यह तब होता है जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मच्छर एनाफिलीज को संक्रमित करता है। ठीक है, और जब मलेरिया का मच्छर इंसानों को काटता है तो 7 से 15 दिनों के अंदर मलेरिया के लक्षण देखने में आते हैं और मलेरिया की गंभीरता प्लाज्मोडियम की प्रजातियों के आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है पीवी नरहिंद ने जीता है। किसने जीता है? पीवी नरहिंद ने जीता है। ये जो एशियाई शतरंज टूर्नामेंट हुआ इसको 2 वर्ग में जीता गया। ओपन कैटेगरी में देखा जाए, ओपन कैटेगरी में मतलब पुरुषों की श्रेणी में ये जीता है प्रज्ञानंद ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। और दूसरा महिला वर्ग में पीवी नरहिंद ने जीता है। ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो आज बस हम इतना ही रखते हैं गाइज़, आज रिवीजन नहीं करते हैं, थोड़ी हेल्थ इशू है, तो इतना आप लोग ये इसको अच्छे से समझिए। आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।